नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सबसे पहले माफ़ी, पिछले 2 दिन से चैनल पर नहीं आ पाया, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी स्वस्थ हुआ हूं, तो हाज़िर हूं और आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे एक्चुअल में कि सैफ अली केस में ये इतने शक और शुबहा जो है, वो क्यों उठ रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह को भी सुन रहा था, कुछ जाने-माने वकीलों को भी सुन रहा था, कुछ अपराध से रिलेटेड जो विशेषज्ञ हैं, उनकी राय भी मैंने कुछ चैनलों पर देखी है, कुछ जगहों पर देखी है। सबका कहना ये है कि जिस तरीके से ये केस आनन-फानन में, जल्दबाजी में खोला गया है, वो गले से नीचे उतरता नहीं है। ऐसे कौन से पेच हैं जिनके चलते लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं और अगर ये सही में आरोपी नहीं है जिसको गिरफ्तार किया गया है, तो फिर सही आरोपी कौन है? क्या इसमें कोई बड़ा पेच है? क्या देर-सवेर इसमें कोई बड़ा खुलासा होगा? और अगर होगा, तो वो घर के भीतर का है या घर के बाहर का है? मामला क्या है, पूरा समझने के लिए चलते हैं सीधे बाबा रामदास जी के पास। उन्हीं से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बाबा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। तो बाबा जी, आपने भी कुछ प्रोग्राम किए हैं सैफ अली खान पर और कुछ अलग लोग भी जुड़े हैं, अलग-अलग लोग जुड़े हैं। कई दूसरे चैनलों पर भी मैंने देखा है। ऐसे कौन से बिंदु हैं जहां ये केस संदेह का शक पैदा करता है? ओमकार सर, मैं आपको पर्सनल अपने व्यक्तिगत राय बताऊं कि मैं जनरली हमेशा पुलिस फोर्स के पक्ष में बात करता हूं। आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ द पुलिस फोर्स। और मैं ये मानता हूं कि आज भारत जैसे देश में मैं और आप और आम नागरिक सुख की, चैन की नींद सोता है, क्योंकि एक पुलिस वाला मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहा है। और आज हमको शुक्रगुजार होना चाहिए इस पुलिस फोर्स का, जिसके कारण हमारी बहन बेटियां, हमारी जान माल सुरक्षित है। इसलिए मैं 99% केसेस में सर पुलिस के फेवर में रहता हूं। हाँ, कुछ कमियां हो सकती हैं, पर मैं हमेशा पुलिस का पक्ष लेता हूं। पर इस केस में सर मैंने कहा कि ये गवर्नमेंट बिक गई है। वो आजकल एक जुमला चलता है ना सोशल मीडिया पे कि ये गवर्नमेंट तो बिक गई है। और इन्होंने हम हिंदुस्तानियों को, हम भारतीय नागरिकों को मतलब एकदम ही मूर्ख समझ लिया कि आप हमको कुछ भी परोस देंगे, कुछ भी हाँक देंगे। मतलब मजाक बना रखा है आपने। सर, आपको याद होगा कि आज से करीब 2-3-4 साल पुरानी बात है, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, शायद गुड़गांव के आर्यन स्कूल, रेयान इंटरनेशनल के एक चेन है। उस बहुत बड़े बड़े उनके कई 50 स्कूल हैं देश में। उस स्कूल के टॉयलेट में एक 4-5 साल का नर्सरी के बच्चे का गला रेत के मार दिया गया था। और गुड़गांव पुलिस ने विवेचना की और उस स्कूल के एक खलासी, कंडक्टर जिसको कहते हैं स्कूल बस का हेल्पर, विवेचना में उसके ऊपर ठिकरा फोड़ दिया कि इसने हत्या की है, ये है वो है, और उसको बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। फिर बाद में पता नहीं वो केस किन कारणों से सीबीआई को सौंप दिया गया और सीबीआई ने बता दिया तब नहीं, ये तो स्कूल के ही 11वीं क्लास के एक बच्चे ने जो है सिर्फ इसलिए हत्या की थी कि अगले दिन जो है स्कूल में छुट्टी हो जाएगी या वो जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो जाएगा या कोई भी ऐसा एक फिल्म से कारण बताया गया। पर
स्कूल का ही 11वीं कक्षा का एक छात्र उसके लिए जिम्मेवार था। पर सर गुड़गांव पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने तो एक निरीह गरीब बेचारे 8-10 हजार रुपए की नौकरी करने वाले एक गरीब खलासी को आजीवन जेल में रखने का इंतजाम कर दिया। तो मेरा तो उस दिन तो विश्वास ही उठ गया। मैंने कहा यार इसका मतलब गरीब आदमी का कोई जानने वाला नहीं है, गरीब आदमी के हालचाल। और यदि आप सक्षम हैं, इफ यू आर पावरफुल एंड इफ यू कैन बाय द सिस्टम, तो आपके लिए दुनिया का सबसे महंगा वकील खड़ा हो जाएगा, आपके लिए वकीलों की फौज खड़ी हो जाएगी, आपके लिए रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल जाएगा, जज साहब आंख मलते हुए अपने बेडरूम से उठ के आके आपकी बात सुनेंगे। फिर एक चीज मैं आपको बताऊं, मोदी जी एक बात कहा करते हैं कि भैया न तो हमने कोई नए कानून बनाए, ना हमने पुलिस की नई भर्ती की, ना हमने कोई अधिकारियों की नई भर्ती की, वही कानून है पुराने वाले, वही पुलिस है, वही अधिकारी है, वही सरकार है। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए काम करने की। इन्हीं लोगों से, इसी सिस्टम से काम किया जा सकता है। मोदी जी ये बात हमेशा कहते हैं। मोदी जी के बारे में एक और चीज बड़ी विख्यात है कि मोदी जी जब 2014 की बात बता रहा हूं मैं आपको, हम एक काम से चले गए दिल्ली के एक विभाग में, तो वहां पे एक मंत्री जी के ओएसडी से हमारी बात हो रही थी। तो उसने बोला आपको, और सरकार बने हुए 1 साल से ऊपर हो गया था, बोला आपको पता है कि सारे के सारे अफसर आज भी वही लगे हुए हैं जो मनमोहन सिंह के टाइम थे। सरदार मनमोहन सिंह जी के टाइम जो सरकार, जो आईएएस अफसर और पूरा मामला जो था, एक का भी मोदी जी ने ट्रांसफर नहीं किया। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों है? बोले मोदी जी का ये मानना है कि अफसर तो अफसर होता है, आपको उससे काम लेना आना चाहिए। तो सर आज हम योगी जी की पुलिस को काम करते देख रहे हैं। यही पुलिस थी ना अखिलेश के जमाने में, जब गुंडों को, बदमाशों को, मवालियों को, जिहादियों को और माफियाओं को, भूमाफियाओं को खुली छूट दे दी गई थी, चाहे जैसे लूटो, चाहे जैसे शोषण करो जनता का। वही यूपी पुलिस है आज, और योगी बाबा का है आज। कोई सर यूपी में कोई खांस के दिखा दे, आप जोर से यूपी में सांस लेके दिखा दो, आपको खांसी आ रही ना, आप बहुत डर के खांसोगे। बाबा की पुलिस है, और वही मुलायम की पुलिस थी सर, वही अखिलेश की पुलिस थी। आप जब इतना गंभीर आरोप लगाते हैं सीएम पर, उनकी सरकार पर और पुलिस पर, तो इसका कोई कारण तो होगा। सर पुलिस की कोई औकात होती ही नहीं, चाहे वो एसएसपी एसपी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे डीजीपी हो। सर मैं पंजाब में बैठा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि जब तक, मतलब अगर पॉलिटिकल बॉसेस न चाहें तो एक पुलिस वाला प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भी चूक करने को तैयार हो जाता है अपने पॉलिटिकल आका को खुश करने के लिए। ऐसा हम फिरोजपुर में प्रधानमंत्री के काफिले के साथ होता हुआ देख रहे हैं। एक एसपी की औकात नहीं थी एसएसपी की कि वो 25 हरी पगड़ी वाले सो कॉल्ड गुंडों को सड़क से हटा सके। क्यों? क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी नहीं चाहते थे। और सर आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के काफिले के सामने कोई आ जाए और पुलिस उसको बर्दाश्त कर ले जब तक पॉलिटिकल इशारा ना हो? आप बताइए। तो सर पुलिस तो हुक्म की गुलाम होती है सर, अपने पॉलिटिकल बॉसेस की। तो मुंबई में मैं इसका दोष किसको दूं? अगर एक बात बताइए, अच्छा चलिए आइए, लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स, लेट्स स्टॉप दिस रेटोरिक। हम किसी पे कोई आरोप नहीं लगाते। सर मैं भी एक हाई राइज बिल्डिंग में रहता हूं, हाई राइज, और सर वहां तो सर मैंने सुना है 100-100 करोड़ के फ्लैट है। सर मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी मेरी मेरे फ्लैट की कीमत और औकात, मैंने तो सर 25 लाख का लिया था, 2 BHK है, हालांकि जालंधर में बहुत सस्ते हैं मकान, मानना पड़ेगा। आज उसकी कीमत है 40-50 लाख रुपया। मैं करोड़ों के फ्लैट में रहता हूं, पर सर मेरी बिल्डिंग में भी आप बिना
कैमरे की जद में आए और बिना गेट पर अपनी एंट्री कराए आप मेरी बिल्डिंग में नहीं घुस सकते। और जब तक मैं फोन करके, मुझसे भी फोन करके पूछा जाता है कि सर आपसे मिलने एक सज्जन आए हैं, बोलिए तो भेज दूं, और जब तक मैं अलाउ नहीं करता हूं सर, मेरी बिल्डिंग में मेरे पास कोई आ नहीं सकता। तो सर 100 करोड़ के फ्लैट वाली बिल्डिंग में जिनकी अपनी पर्सनल लिफ्ट है, और मुंबई की सबसे सिक्योर, सबसे महंगी और सबसे बड़े बड़े मुंबई के हुज हु वहां जहां रहते हैं, सर वहां एक आदमी 12 माले की बिल्डिंग पे पाइप पकड़ के चढ़ गया। अच्छा सर, ऐसे तो मैं अगर वो लूप होल्स डिस्कस करने लग जाऊंगा ना इस थ्योरी में, तो सर बड़ा रेपिटेटिव हो जाए, क्योंकि लोग उनको हजारों बार सुन चुके। सैफ अली खान कहते हैं कि हमने उसको बंद कर दिया कमरे में और उसके बाद देखा तो गायब था। अरे सर क्या मतलब फिल्मी कहानी है सर? वो स्पाइडरमैन था क्या, सुपरमैन था क्या है? या वो शेखर कपूर की फिल्म थी कि चश्मा लगा लेने से इनविजिबल हो जाता था? अंग्रेजी में एक फिल्म भी बनी है इनविजिबल मैन, हमने कमरे में बंद कर दिया और देखा तो गायब था कमरे से। मजाक बना रखा है। मतलब सीढ़ियों पे चढ़ के कोई आदमी आ रहा है और उसकी शक्ल ही नहीं मिल रही है जिससे आपने पकड़ा है, उसकी फोरेंसिक आपने जांच कराई। अब दुनिया को बेवकूफ समझते हैं। 2 बजे की घटना, आप 4:15 बजे अस्पताल पहुंच रहे हैं, ना आपने पुलिस को फोन किया, ना आपने अपने गेट की सिक्योरिटी को वो किया। सर मेरी बिल्डिंग में सुनिए, मेरी जो जो मेरी जो सोसाइटी है जालंधर में जहां मैं रहता हूं, वो इट इज एन अपकमिंग सोसाइटी, बड़ा नाम है उस। वो एक बार वहां से एक मोटरसाइकिल चोरी होगी नीचे से, सर मालिक और पूरा ग्रुप हिल गया। बोला हमारी इतनी बड़ी भयानक बदनामी हो गई इस केस की वजह से कि कौन हमारे यहाँ फ्लैट खरीदेगा, कि इनके यहाँ तो सिक्योरिटी नाम की चीज ही नहीं है। सर उसके बाद उन्होंने इतनी सख्त सिक्योरिटी कर दी है कि अब वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सर उस सोसाइटी की रेपुटेशन का सवाल था। सैफ अली खान जिस सोसाइटी में रहते हैं उसकी क्या सिक्योरिटी है सर? और आज के जमाने में जहां सिक्योरिटी गैजेट्स मतलब चुटकियों में अवेलेबल है, एक से एक बड़े बड़े सेंसर तो लग जाते हैं, एक आदमी घुस गया और ऐसे निकल भी गया। मुंबई पुलिस हमको क्या फीड करना चाहती है? मतलब हमको देशवासियों को उन्होंने बेवकूफ समझा हुआ है। आप बताइए। अच्छा उसके बाद इतना सीवियर उसका वो उसकी इंजरीज बताई जा रही थी, स्पाइनल कॉर्ड से फ्लूइड बह गया, इतना धंस गया, 2 mm और चला जाता। हो सकता है, चलिए वो सब हम उसको लफाजी मान लेते हैं मीडिया की, पर उसकी सर्जरी हुई ना, उसकी पीठ में चाकू लगा। सर जिस व्यक्ति की सर्जरी होती है, जब वो आदमी अस्पताल से छुट्टी जब उसको मिलती है, तो इस तरीके से हीरो की तरह वेव करता हुआ, बिहेव करता हुआ, कपड़े पहन के ऐसे चलते हुए लोग निकलते हैं क्या अस्पतालों से? मतलब हमें क्या बेवकूफ समझा है? मैंने एक जगह पढ़ा कि कोई फिल्म रिलीज होने वाले कि उसकी पब्लिसिटी का ये स्टंट तो नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे कयास लगाने को जनता मजबूर हो गई है। सर मुंबई पुलिस हमें क्या परोस रही है? और इसका मतलब हम इससे, मैं एक नागरिक होने के नाते क्या कंक्लूजन ड्रॉ करूं, मुझे ये बताइए आप। कि आज हमारे देश में कानून व्यवस्था की या न्याय प्रक्रिया की, न्याय की, क्या सचमुच न्याय की देवी अंधी है? वो जो कानून के हाथ बहुत लंबे होते थे, पर नहीं, वो सिर्फ आम आदमी के लिए है। अगर आप सक्षम है, अगर आप पावरफुल है, तो आप चाहे जैसे कानून को मैनिपुलेट कर लेंगे। आप पूरी मुंबई पुलिस आपको बचाने में जुट जाएगी, पूरी सरकार आपको बचाने में जुट जाएगी। तो सैफ अली खान के केस में तो यही होता दिखाई दे रहा है। नहीं, एक तो मैं, चूंकि देवेंद्र फडणवीस का नाम आपने ले लिया, तो और आपकी जानकारी में शायद ये भी होगा कि जो आईओ था जिसने ये केस ओपन किया है, उस आईओ का भी ट्रांसफर हो गया है। ये जानकारी मुझे मिली है कि साहब उस आईओ का ट्रांसफर हुआ है। इसका मतलब तो ये है कि टॉप लेवल पर इस केस के सुलझाने के तरीकों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो ऐसे में हम सीधे ये कहें कि साहब देवेंद्र फडणवीस बिक गए, सरकार बिक गई, ये तो ठीक नहीं होगा। क्योंकि सरकार कोई ऐसी चीज तो नहीं है और चीफ मिनिस्टर भी ऐसे सस्ते तो नहीं है कि उनको आप हजारों करोड़ रुपया दे करके खरीद लो। उनके पास तो डोनेशन भी दुनिया भर के उनकी पार्टी के पास आते हैं, तमाम चीजें।
देवेंद्र फडणवीस की छवि भी ऐसी नहीं है कि जिनके बारे में ये कहा जाए कि वो भ्रष्ट हैं। तो हम किसी नतीजे पर ऐसे छलांग मार करके तो नहीं पहुंच सकते। सर मुझे एक बात बताइए, राज्य का मुखिया कौन होता है? एक बात बताइए, संभल में क्या खुदाई योगी जी ने खुद फावड़ा उठा के की है? नहीं ना। संभल में जो बावड़ी निकल गई और संभल में जो रोज एक नया कुआं निकल रहा है, उसमें योगी जी का क्या रोल है? हम योगी जी का गुणगान क्यों करते हैं? योगी जी की वाहवाही क्यों हो रही है? कौन सा बुलडोजर पे योगी जी खुद चढ़ के अतीक और अशरफ का मकान ढा दिए? सर विल पावर तो योगी की ही है, प्रशासन तो योगी का है। हर अच्छे और बुरे के लिए मैं योगी जी को ही दोष दूंगा यदि उत्तर प्रदेश में कुछ होगा तो महाराष्ट्र में यदि कुछ भी अच्छा या बुरा होगा तो उसका दोष सिर्फ और सिर्फ हम मुख्यमंत्री पर मढ़ेंगे। पालघाट में साधुओं की लिंचिंग हुई थी, कौन दोषी था? उसके लिए हम उद्धव ठाकरे को क्यों दोषी ठहराते हैं? आप बताइए। क्योंकि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। और सर इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस जिसके बारे में दुनिया भर में बातें हो रही हैं, क्या एक भी चीज, एक बात बताइए, आज महाराष्ट्र राज्य की पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी हो रही है कि नहीं हो रही है? हम दो लोग यहां बैठ के बात कर रहे हैं और हम सवाल उठा रहे हैं मुंबई पुलिस पर, मुंबई पुलिस की हैंडलिंग पर, कि मुंबई पुलिस पूरे देश को बेवकूफ बना रही है। मुंबई पुलिस किसकी है? मुंबई पुलिस का मुखिया कौन है? डीजीपी नहीं है सर, कमिश्नर नहीं है। मुंबई पुलिस का मुखिया देवेंद्र फडणवीस है। अच्छा एक बात बताइए, इतना हाहाकार मचा हुआ इस केस में, आपको क्या लगता है कि आज तक देवेंद्र फडणवीस को पता ही नहीं है कि उनके शहर में, उनके राज्य में इतना बड़ा कांड हुआ है और उस पर उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं? बाबा रामदास जैसा एक सिरफिरा आदमी सीधे सीधे आपको, मैं आज आपके कार्यक्रम में नहीं, मैं तो 4 दिन से बोल रहा हूं कि इसके लिए दोष मैं सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को देता हूं। तो उनको पता है ना कि उनकी साख खतरे में है। व्हाट हैज ही डन? मुझे, मेरा ये सवाल है, देवेंद्र जी ने इस केस को सुलझाने के लिए या सच्चाई को सामने लाने के लिए अब तक सीबीआई की इंक्वायरी की क्यों नहीं संस्तुति की? और जो सवाल आम आदमी, टेक्निकलिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूं कि जब सैफ अली खान के घर में 4 नौकर और उनकी बीवी और एक 20 साल का लड़का मौजूद था, तो वो ऑटो रिक्शा से 6 साल के बेटे के साथ अकेले अस्पताल क्यों गए? वो किसको बचा रहे थे? और अगर ऐसी दुर्घटना हुई भी थी तो वो 6 साल के बेटे के साथ अस्पताल क्यों गए? क्या उस 6 साल को बेटे को बचाने के चक्कर में वो भागे थे? क्या असल निशाना वो 6 साल का बेटा था? अच्छा उनका कोई नौकर उनके साथ क्यों नहीं गया? उनकी पत्नी उस घर में मौजूद थी, वो उनके साथ अस्पताल क्यों नहीं गई? वो अकेले अस्पताल क्यों गए? अपनी कार से क्यों नहीं गए? उन्होंने 112 पे पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? उन्होंने एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई? सर ऐसे 100 सवाल है, 100। देवेंद्र फडणवीस को ये सवाल पता है? आप बताइए, क्या इन सवालों को एड्रेस करने की जरूरत है? क्या इन सवालों का जवाब न मिलने की वजह से देवेंद्र फडणवीस सरकार की किरकिरी हो रही है? पिछले 1 हफ्ते से ये इतना हॉट टॉपिक बना हुआ है। सर इस किरकिरी को, इस डैमेज को कौन कंट्रोल करेगा इफ नॉट देवेंद्र फडणवीस? अच्छा सर मैंने पुलिस की फंक्शनिंग देखी है कि किसी भी हाई प्रोफाइल केस में, और सर मैं एक बात बताऊं आपको, इस केस का संज्ञान सिर्फ देवेंद्र फडणवीस के सीएम ऑफिस ने नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक पीएमओ ने और होम मिनिस्टर ने भी लिया होगा, पक्का लिया होगा। तो देवेंद्र फडणवीस ने अपने डैमेज, अपनी जो उनकी साख पे बट्टा लगा है और मुंबई पुलिस की जो साख पे बट्टा लगा है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया है? और फिर देखिए, एक मिनट, मुंबई पुलिस पे इससे पहले भी सुशांत यस राजपूत का केस कैसे सुलझाया गया था, उसको लेकर के भी गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। सर, तब तो हम मान लेते हैं ना कि उद्धव ठाकरे का लड़का और उद्धव ठाकरे की फैमिली, और वो तब उद्धव ठाकरे के सरकार में हुआ और उसमें भी एक कवर अप हुआ, उसमें भी लिपापोती हुई। आज तक सुशांत सिंह के जो
असली कातिल जो है वो पकड़ में नहीं आए। उसके साथ, सुशांत के साथ क्या हुआ था ये आज तक किसी को पता नहीं चला। सर उसके लिए हम उद्धव ठाकरे को दोष देते हैं ना, उद्धव ठाकरे और उनके बेटे को। तो सैफ अली खान के केस में हम महाराष्ट्र सरकार को और उसके मुखिया को दोष क्यों न दें? ये अगर सर किसी बहुत दूर दराज के गांव में किसी आम आदमी के साथ ऐसी घटना हुई होती तो मैं मान सकता था। सर मुंबई का इतना हाई प्रोफाइल केस, जहां पे एक एक व्यक्ति एक एक केस की एक एक बारीकी को खुद ही देख रहा है, समझ रहा है, टिप्पणी कर रहा है, हजारों 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 लोग उस पर वीडियोस बना रहे हैं। 101 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ चुकी हैं। उनके बेटे ने ही मारा, करीना कपूर ने मारा, अरे दुनिया भर, अरे बाप रे, फलनवा दारू पिया था उसने मार दिया होगा, फलनवा का फलनवा तो चक्कर चल रहा था इसलिए मार दिया हो गया। असल में मारने की कोशिश तो तैमूर को थी, सैफ अली खान बीच में आ गए, सैफ अली खान अपने बेटे को लेकर भागे। क्यों मारना चाहते थे? 15,000 करोड़ की संपत्ति मोदी जब्त कर लेंगे। सर दुनिया भर की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। तो मुंबई पुलिस क्यों कवर अप कर रही है? और अगर कवर अप कर रही है जैसा कि आरोप पूरा देश लगा रहा है, तो देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे हैं? उनके रहते ये अन्याय क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बांग्लादेशी पकड़ में आया है? आज की हेडलाइन देखिए क्या है। जी, सैफ अली खान अटैक, अरेस्टेड सस्पेक्ट्स फिंगरप्रिंट्स डू नॉट मैच those found at the crime case, state CID sources। जो पकड़ा गया है उसके फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते हैं, तो आदमी सर गलत है, ये तो बिल्कुल साबित हो गया। जी सर, मैं एक बात जानता हूं कि अगर पुलिस वाकई कवर अप करने पे आ जाएगी तो वो तो फिंगरप्रिंट भी मैच करा देगी, उसको ले जाके उसके फिंगरप्रिंट पूरे फ्लैट में और हर जगह जो है वो चिपकवा देगी। पर इतना जानता हूं सर, एक बार बताऊं, आजकल चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए, आज तक क्या एक भी एविडेंस पब्लिक कंजम्पशन के लिए, पब्लिक के मन में जो शंका शुबहा पैदा हो रही है उसको कवर करने के लिए क्या मुंबई पुलिस ने और महाराष्ट्र सरकार ने एक भी ऐसा ठोस एविडेंस पब्लिक के सामने प्रस्तुत किया है कि नहीं हमारी जांच एकदम सही है और हमने किसी निर्दोष निरीह आदमी को नहीं पकड़ लिया है? सर मेरा जो कंसर्न है ना वो, सर सैफ अली खान के घर में क्या होता है सर, मैं इन बॉलीवुड के भांडों में कतई इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं इतना जानता हूं कि हमारी सरकारों ने, हमारे सिस्टम ने, हम नागरिकों को दे हैव टेकन अस फॉर ग्रांटेड कि ये तो भेड़ बकरियां, इनको जैसे मर्जी चरा लो यार, ये तो बोलेंगे ही नहीं, इनके साथ कल कुछ भी कर दो ये नहीं बोलेंगे। और सर मैं इतना जानता हूं कि कोई भी सिस्टम की सफाई अगर शुरू होगी तो ऊपर से ही होगी। इसलिए मैं तो कहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश की हर सफलता के लिए योगी जी को उसका श्रेय दूंगा, और यदि कोई विफलता होगी तो उसके लिए भी योगी जी को ही दोषी ठहराऊंगा। महाराष्ट्र में भी मैं ऐसा ही करूंगा। और मैंने पुलिस की फंक्शनिंग आज तक जहां तक देखी है, पॉलिटिकल आका ही सब कुछ डिसाइड करता है, अदरवाइज पुलिस ये काम कभी नहीं करेगी, नेवर। पुलिस से आप इतना बड़ा गूफअप नहीं करा सकते, इतना बड़ा मैनेजमेंट नहीं करा सकते जब तक राजनीतिज्ञ जो पावर में बैठे हुए लोग हैं, जब तक उनसे हरी झंडी नहीं मिलेगी, उनका स्पष्ट निर्देश नहीं मिलेगा। और इसमें पक्की बात है कि सैफ अली खान झूठ बोल रहे हैं, उनके ही परिवार के किसी व्यक्ति ने उनके साथ ये दुर्घटना की है, या ये दुर्घटना हुई ही नहीं, वाकई ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। तो जो भी सर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र शुड कम क्लीन। आपको उनके क्या लगता ऊपर है जो सवाल सच्चाई, उठाए जा रहे हैं, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र शुड कम क्लीन। सच सामने आएगा कभी? रेयान इंटरनेशनल वाले स्कूल के केस में सच 1-1.5 महीने बाद सामने आ गया था, और वो बेचारा जो गरीब आदमी था वो 6 महीने से ज्यादा जेल के अंदर रह चुका था तब तक। वो तो सर भगवान भला करे वो कि पता नहीं किस भले आदमी ने सीबीआई जांच की,
घोषणा कर दी थी, हरियाणा में शायद खट्टर साहब ने कर दी थी। अब ये पता नहीं क्यों की या जो भी रहा होगा, क्योंकि रेयान इंटरनेशनल जो है वो मैंने से सुना है कि रॉबर्ट वाड्रा के फैमिली के किसी रिश्तेदार का है या उसमें उनका कुछ स्टेक है, ऐसा है। अब है कि नहीं है, मैंने ऐसा सुना था एक बार। तो सर वो अपने रेपुटेशन को लेके बड़ा परेशान था रेयान इंटरनेशनल स्कूल। तो सीबीआई जांच हो गई थी और सीबीआई जांच में असली जो दोषी था, हालांकि वो भी जेवनाइल ही था, 15-16 साल का लड़का था, वो पकड़ में आ गया था। और एक निरीह निर्दोष व्यक्ति जिसको पुलिस ने पता नहीं किस प्रेशर की वजह से फंसा दिया था, उसकी जान बच गई, उसकी जिंदगी बच गई, तो सारी जिंदगी जेल में सड़ जाता। तो सर मैं ये कहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस साहब को अपनी सरकार की साख बचाने के लिए तुरंत इसमें निष्पक्ष सीबीआई इंक्वायरी का आदेश देना चाहिए, जिससे हम भारत के नागरिकों को पता चले कि हम असल में हुआ कहता सच्चाई क्या है। वी हैव एवरी राइट टू नो इट। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदास जी, आपने इतना समय निकाला और एक थैंक यू सर, महत्वपूर्ण थैंक यू, मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। प्रणाम, जय श्री नमस्कार।